सादर प्रणाम। और विभा रानी जी का शुक्रिया कि उन्होंने उनकी दोस्ती और उनकी नवाजिश के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। अभी तक की जीवन यात्रा के बारे में बताएं। मेरा जन्म मधुबनी में हुआ, बनकट्टा गांव में, और वहाँ से मेरा बचपन अधिकतर सारा आप समझ लें 25 साल शुरुआत के कोटा राजस्थान में बीते। तो ईस्ट में जन्म लिया और एकदम वेस्ट में आके हम लोग पापा आ गए थे। और बचपन से ही मेरे मन में इंजीनियर बनने की इच्छा थी। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग भी कोटा से ही करी मैंने, इलेक्ट्रिकल में। और उसके बाद मैंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम किया कुछ टाइम, और फिर हम लोग दिल्ली आ गए। मेरी शादी मेरे ही क्लासमेट और बहुत ही अच्छी शख्सियत राजेश से हुई। फिर हम लोग दिल्ली आए, वहाँ पर कुछ दिन रहे, फिर हम लोग चले गए जर्मनी, और वहाँ मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में। उस मास्टर्स के बाद हम लोग शिफ्ट हुए सिंगापुर, और सिंगापुर में मैंने फिर ऑयल एंड गैस में काम करना चालू किया। तो जहाँ तक ये मेरा प्रोफेशनल वो है, एक जर्नी है। जो हिंदी का मेरा जो दूसरा व्यक्तित्व का दूसरा बड़ा पहलू है, उसके लिए ये था कि कविताएं हमेशा से मैं लिखती थी, बचपन से भी कविता लिखती थी, और धीरे धीरे थोड़ा बीच में एक ब्रेक आ गया। तो सिंगापुर में मैं आपको जब समय आएगा तो बताऊंगी कि कैसे सिंगापुर में ये वापस मैंने कविताएं अपनी शुरू करी। तो अब हम पिछले 16 साल से सिंगापुर में हैं। एक मेरी बिटिया है, वो भी नौकरी करती हैं, तो हम 3 जने हैं अभी घर में, और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक धारणा रही है कि जो विज्ञान का छात्र होता है वो कला और साहित्य से दूर रहता है, लेकिन आप तो विज्ञान की छात्रा रही हैं और उस जमाने में इंजीनियरिंग की हैं जिस जमाने में लड़कियों को इंजीनियर कराने के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। बहुत होता था तो शिक्षा के क्षेत्र में चली जाती थी, अध्यापन कर लेती थी, और उससे बहुत ज्यादा हुआ तो मेडिकल के फील्ड में जाती थी, डॉक्टर इत्यादि बनती थी। क्योंकि मुझे याद है कि 90 तक इंजीनियरिंग कॉलेजेज में लड़कियां एक कोने में सिमटी हुई दिखाई देती थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। तो ये कौन सा वर्ष था जब आपने इंजीनियरिंग में स्नातक किया, और वो कौन सा वर्ष था जब मास्टर्स किया, और इन सारी परिस्थितियों में साहित्य को जीवित रखा? बाबूजी अपने जमाने में दरभंगा के, आई थिंक दरभंगा से इंजीनियरिंग करी उन्होंने, और बहुत अच्छे थे मैथ्स में। फिर मेरे बड़े भैया BHU आए थे, BHU से इन्होंने इंजीनियरिंग करी। तो मैं बहनों में सबसे छोटी थी, मेरे भैया और मुझ में करीब करीब 10 साल का अंतर है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी वही इंजीनियरिंग करूं और इंजीनियर बनूं। और बचपन में एक मुझे याद नहीं किसका एड था, शायद बिरला सीमेंट या किसी का एड था, जिसमें एक लड़की हेलमेट पहन के, येलो कलर का हेलमेट पहना है और कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ी है। मैं बहुत छोटी थी उस समय, पता नहीं फिफ्थ क्लास में होंगी या क्या, कब की बात है। बस मेरे मन में ये आया कि मुझे ये लड़की बनना है। मुझे सब लोग काम कर रहे थे, पर वो अक्सर की तरह वहाँ हेलमेट पहन के खड़ी थी कंस्ट्रक्शन साइट में। तो मेरे को लगता है बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको आपके यात्रा पे ले जाती हैं। मैं टॉपर रही हमेशा क्लास में, मैथ साइंस मेरा बहुत अच्छा रहा। तो उसमें ये कुछ स्वप्न के कुछ कुछ बिंदु होते हैं जो आपको वहाँ पर एक तरह से वो आपको वहाँ पर ले जाते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके कारण इंजीनियरिंग में मेरी इतनी रुचि रही। हिंदी का अगर उसी तरह मैं उसी समय का सोचूं तो हिंदी का बीज ऐसे पड़ा कि हमारे क्लास में एक टीचर थे हिंदी के, श्रृंगी सर नाम था उनका। हीरा व्यक्तित्व था उनका, हीरे जैसा दमकता हुआ व्यक्तित्व। और उन्होंने हमको छठी क्लास में एक होमवर्क दिया। समर जो होमवर्क मिलता था, हॉलिडे होमवर्क, वो हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा था, मगर वो एक अलग ही अलहदा उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा देखो बच्चों, तुम ये काम करो कि हिंदी की जो नई किताब है तुम्हारी, 6th क्लास की जो किताब है, उसमें जो चैप्टर कहानी में है उसको कोई ना कोई बच्चा एक कहानी उठाए और उस पर कविता लिख दे, और जो चैप्टर कविता में है कोई बच्चा उसको उठाए और उस पर कहानी लिख दे। ये तुम्हारा होमवर्क है। तो उस गर्मी में मैंने शायद 5-7 लोगों के
होमवर्क किए और एक एक चैप्टर उठा उठा के उन पे कविताएं लिखी। ये 6वीं कक्षा 7वीं कक्षा की बात है। फिर एक बार मुझे याद है कि हमने संस्कृत लिया था, मतलब सब्जेक्ट, क्योंकि संस्कृत में 10th में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो संस्कृत में संस्कृत वाले सर हमारी मैगजीन के एडिटर थे, उसके रिस्पॉन्सिबल थे मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए। तो हम सबको, जो संस्कृत की स्टूडेंट्स थी, उनको कहा गया कि आपको एक एक कविता जरूर देनी है हिंदी में। तो मैंने एक कविता लिखी और मैंने 2-3 कविताएं लिख दी और उनमें से एक उनको दे दी और दूसरी कविता मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी कि चलो तुम दे दे उस कविता को, क्योंकि वो लिख नहीं पाई थी। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि संस्कृत के सर क्लास में आए, उन्होंने उस लड़की को क्लास से बाहर बुलाया और उसको बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि तुम महादेवी की कविता मुझे दोगी और मुझे समझ नहीं आएगा कि ये महादेवी की कविता है। तो मेरे लिए उस समय ये सब समझना कोई बहुत आसान नहीं था, मैं बच्ची थी। ये बात समझना कि कोई मेरी कविता को अच्छा कह रहा है, वो उस वक्त तो सबसे बड़ा जो दुख या सदमा था कि वो लड़की, सपना नाम था उसका, उसने मुझसे महीने 2 महीने बात नहीं की। उसको लगा कि मैंने झूठी किसी और की कविता दे दी, पर मैं जानती हूँ वो मैंने लिखा था, वो कविता मेरे पास शायद है भी नहीं। तो अच्छा, ये सब कोई दर्ज नहीं हुआ मेरे मानस में, ये बात दर्ज नहीं हुई कि मैं कोई बहुत कविता लिखती हूँ, कुछ करती हूँ। फिर 10वीं में 11वीं में जब सब्जेक्ट चुनने का आया, तो मुझे बायोलॉजी से बहुत बहुत खराब लगती थी मुझे बायोलॉजी, क्योंकि मुझे एक बार फ्रॉग जब काटने को बोला तो मुझे बहुत, वो जब तड़प रहा था तो मुझसे सहा नहीं गया। तो उस चक्कर में मुझे क्योंकि बायोलॉजी नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, आप हिंदी लेंगे, उस चक्कर में हमने हिंदी ली। और उस वक्त हिंदी की किताबें इतनी अच्छी थी, एक ललित संकलन करके किताब हुआ करती थी, इतनी अच्छी किताबें थी कि एक भाषा से प्रेम की नींव पड़ गई। पर ये समझ नहीं आया कि हम कविता का कोई गुण रखते हैं, ये उस वक्त भी पता नहीं चला। फिर सब शादी हुई, सब हुआ, सब छूट सा गया। फिर इंजीनियरिंग में आए तो ये हुआ कि क्लास में जब चाय पकौड़े हम लोग खाते थे कैंटीन में बैठ के, तो 2-2 शेर बोल देते थे लोग। कोई कहता था यार शेर सुना दे, तेरा ब्रेड पकौड़ा मैं खरीद दूंगा, तो हम लोग उसके लिए शेर लिख देते थे। फिर नौकरी जब करने लगी, हम लोग दिल्ली में आए, तो एक हमारा एक कलीग था, मुस्लिम कलीग था, उसको शेरो शायरी का बहुत शौक था और सुबह सुबह हमको डेटा डालना होता था, मनीला भेजना होता था हमें अपना डेटा। कंपनी का नाम था इनोडेटा, वो पहली वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी डेटा प्रोसेसिंग की, जो इंडिया में ऑफशोर डेटा लेके आई थी। तो उस वक्त उसका नाम भूल रही हूँ, आतिफ ऐसे कुछ नाम था, असलम आतिफ ऐसे कुछ। तो उसके लिए कि हमारा डेटा वो जल्दी क्यों कर देगा, उसके लिए मैं 2-4 शेर लिख के उसको सुना देती थी, कहती थी असलम अब मेरा डेटा तो क्यों अप कर दे। तो ये सब खिलंदड़पन में कविता हम लिखते रहे और समझ नहीं आया। अच्छा, आपने 2 सवाल एक साथ, एक्चुअली दोनों सवाल बहुत इंट्रिकेट हैं, आपने दोनों एक साथ ही पूछे हैं और मैं भी बुन के आंसर दे रही हूँ आपको कि ये तो कविता की यात्रा रही। फिर ऑलमोस्ट सब छूट गया। फिर जब मैं जर्मनी आई, अपना मैं मास्टर्स कर रही थी, उस समय मैंने पूर्णिमा वर्मन जी को, तब शायद ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म चालू हो गया हिंदी के लिए और हम लोग दूर हैं, इसका मतलब जो फर्क था हमारे हिंदी प्रेम में वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि कविता कोश के पहले अनुभूति अभिव्यक्ति चालू हो गया था और भी कविता के कुछ साहित्य कुंज भी था उस समय। तो जब अनुभूति में मैंने पहली बार कविता भेजी और पूर्णिमा बर्मन दीदी से एक तरह से दोस्ती सी हो गई, तो मैं उनको आज भी बहुत मानती हूँ कि पूर्णिमा वर्मन जी ने जो प्रोत्साहन दिया, उसके कारण जर्मनी में फिर ये यात्रा वापस से चालू हुई, थोड़ी सुदृढ़ हुई। फिर कविता का एक ऐसा समय आया कि मैं जब यहाँ पर सिंगापुर में मेरा 40वां जन्मदिन था, तो मेरे एक मित्र हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल हिंदी नहीं जानते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे ही कि शार्दुला एक बात बताओ, अगर मैं तुमको केवल एक चीज पूछूं
कि what is one thing that you want to leave for people when you are no more there. तो वो मेरे जो तमिल फ्रेंड थे उनको मैं तुरंत जवाब देने लगी, वो मेरे बॉस भी थे। तो उन्होंने मुझे बोला, नो, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। तो मैंने उस दिन शाम को, सुबह उन्होंने पूछा, शाम को ऑफिस से निकलने के पहले उनसे कहा कि उनका नाम था बाबू। आई सेड कि बाबू, आई वांट टू राइट अ पोम व्हिच ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू सैड पीपल एंड दैट इज वन थिंग आई वांट टू लीव। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि देन व्हाट्स स्टॉपिंग यू। मैंने कहा, यहाँ सिंगापुर में तो कोई हिंदी नहीं जानता। वो उन्होंने कहा कि जब तुम टेक्निकल के लिए पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो तो व्हाई नॉट फॉर हिंदी। और उस छोटे से वाकये से 40वें जन्मदिन पे मैंने वापस सब कुछ ढूंढा कि वेब पे हिंदी क्या है और मैं कैसे लिख सकती हूँ। और फिर ई कविता एक प्लेटफॉर्म है जो अनूप भार्गव जी चलाते हैं। वहाँ पर मुझे गुरुजी मिले जो मेरे हिंदी कविता के गुरु हैं, राकेश खंडेलवाल जी। बहुत अच्छे दोस्त मिले जिनसे मैंने बहुत सीखा। और फिर मेरी कविता की यात्रा शुरू हो गई, हिंदी कविता की। आपने इसके साथ ही एक क्वेश्चन पूछा कि कैसा लगता होगा, 90s में तो कोई था नहीं इंजीनियरिंग में, तो वो भी बहुत एक कहानी नुमा उसका आंसर है कि हम 87 में मैंने जब इंजीनियरिंग में प्रवेश किया तो हमारे बैच में 250 बॉयज थे और 4 लड़कियां थी हम। तो मेरे हस्बैंड आज भी मुझसे हमेशा जोक करते हैं कि शार्दुला, आई हैड नो चॉइस, वी हैड ओनली 4 गर्ल्स इन द क्लास, सो आई चोज यू। तो आप ये सोच सकती हैं कि 250 लड़के और 4 लड़कियों का क्या हाल होता होगा। बट मैं उस वक्त भी बहुत मतलब पॉजिटिव थी अपने थॉट्स में और अपने उसमें। इतना पढ़ लेते थे हम कि कैसे तो भी हमको स्कॉलरशिप मिल जाए। 10th हम टॉप 10 जो होते हैं क्लास में उनको स्कॉलरशिप मिलती है, बस इतना पढ़ते थे, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी। और बहुत ही जो दोस्तियाँ जो मेरी इंजीनियरिंग में बनी हैं वो मेरी आज तक की बेस्ट दोस्ती है। मतलब सिंगापुर में भी इंजीनियरिंग में हमारे 2 दोस्त हैं और उनकी फैमिलीज हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। राजू और मैं, मेरे हस्बैंड और मैं तो क्लासमेट्स हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने किया और मैंने इलेक्ट्रिकल में किया। मास्टर्स करने का जो मेरी स्टोरी है वो भी बहुत अनूठी है। अच्छा, इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इंजीनियरिंग के बारे में। हम 4 बहनें हैं। तो आप जैसा जानती हैं, जब मैं छोटी थी तो टीवी आ गया था, चित्रहार देखना हम लोग शायद था, हम सब जो भी सब देखने का मन करता था। मैं क्लास टॉपर थी, मगर इंजीनियरिंग में जाने के लिए एक अलग स्टेप, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं, एक स्टेप अहेड होना पड़ता था। तो वो कैसे होंगे? मैं तो कोटा में रह रही थी उस वक्त। कोटा में बंसल क्लासेस वगैरह सब नहीं थी। एक्चुअली बंसल सर के जो साथ जो बच्चा गया है, जो संजीव अरोड़ा जो फर्स्ट आया है, उसी के साथ मेरा इंजीनियरिंग में हुआ था। वो सेंट पॉल्स में पढ़ते थे और उसी के वक्त जब वो जो बैच गया है उसके बाद ये कोटा इतना गढ़ बन गया है इंजीनियरिंग का। मगर वो फर्स्ट बैच था और जिस साल ये संजीव अरोड़ा फर्स्ट आए हैं आईआईटी में, उसी साल हमारा भी इंजीनियरिंग में हुआ है। तो उस वक्त मेरे से जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने मुझे एक दिन कहा, घर में मुझे गुड़िया बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा, गुड़िया, आज के 10 साल बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि झा साहब की किस, मैं झा फैमिली में, झा मेरा नाम था, मेडन नेम झा है सबने, कि झा साहब की किस बेटी ने क्या पहना या क्या चित्रहार देखा या क्या किताब पढ़ी, मगर सब पूछेंगी कि झा साहब की बच्चियों में से कौन लड़की इंजीनियर है। ये जो बात है ये मुझे ऐसी लगी कि मैंने बस तेल लगा के रोज इतना पढ़ा हम लोगों ने उस छोटे से शहर में बैठ के कि 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करती थी। जबकि वैसे तो हम टॉप करते ही थे, मगर फिर भी कि हमको कम्पीट करना है और आगे जाना है, बहुत पढ़ाई की। तो वही दीदी, मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो हूँ वो मैं अपनी बड़ी बहन के कारण हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन देवी जैसी है।
तो उन्होंने मुझे बड़ा डांट पीट के, ठोक पीट के ना थोड़ा ठीक किया है। मगर मैं जहाँ हूँ वो मैं अपनी सेकंड नंबर वाली बहन के कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने ही सही समय पे ऐसी बातें मुझे कही कि मुझे अपने लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ने की और मतलब लिमिटलेस होने की प्रेरणा दी उन्होंने। तो मैंने आपको बताया कि हम इंजीनियरिंग करके पहले कोटा में जॉब की, फिर दिल्ली गए, फिर मेरे हस्बैंड सीमेंस में काम करते थे और हम लोग जर्मनी गए उसके कारण। वहाँ पर मैं डिपेंडेंट पास में थी, और डिपेंडेंट पास में आप नौकरी नहीं कर सकते, तो मैं थोड़ा बहुत काम उठाती थी सीमेंस का ही, जो इंजीनियरिंग के ओरिएंटेड था, और करती थी। मगर मेरे मन में हमेशा खला रहता था, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहने की आदी थी। मेरी बेटी थी उस समय 3.5 साल की, तो उस समय मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए 10 साल हो गए थे। और एक जर्मनी में सारी जो उस वक्त जब हम जर्मनी में थे, 2000 की बात है, 2001 की बात है, जब हम लोग कार्लसरूहे जो कि ब्लैक फॉरेस्ट के पास था, उसको छोड़ के हम लोग न्यूरनबर्ग के पास एक जगह पे आए, एर्लांगन में। तो एर्लांगन में सब कुछ जर्मन में होता था। वहाँ पर पहली बार यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चालू हुआ जो कि इंग्लिश में था, और वो कोर्स था कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग का। कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल अंग है। मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, प्री नॉलेज ज़ीरो, टोटली ज़ीरो प्री नॉलेज। और वहाँ के साथ के लोगों, जो जहाँ का स्टाफ था, वो स्टाफ ने पहली बार ये इंटरनेशनल कोर्स में कदम रखा था। कोर्स की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी अप्लाई करने की, फिर भी मैंने कॉल, मेरी हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ ने वहाँ पर एडमिशन लिया था, तो फिर उनके साथ ही मैंने एक दिन उनके साथ मैं एडमिशन के लिए गई। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भारत के बाहर आते हैं तो आपको ये लगता है, आपको पता चलता है कि यहाँ पर लोगों को लिमिट नहीं करते हैं, लोगों की लिमिटेशन बढ़ाने की तरफ जीवन चलता है, कि कैसे तो आपकी लिमिटेशन कम हो, मेरा मतलब है लिमिटेशन को, की जो चीजें हैं उनको हटाने की तरफ। तो जब मैं एडमिशन जिसको आर्म्ड मीन्स ऑफिस, एडमिशन ऑफिस गई उसमें, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वो जर्मन कोर्स कर सकती हैं, पर आप क्यों नहीं जाके एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में बात करती। ठीक है, डेडलाइन गई है, मगर ये कोर्स तो नया है और कोर्स शुरू भी नहीं हुआ है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक। आप भारत के किसी विश्वविद्यालय में सोचें, ऐसा कहाँ आपके साथ किया जाएगा। तो फिर मैंने जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन इंचार्ज थी उनसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने मुझसे बोला कि यू आर ओवर 30 year old, यू आर मैरिड, सो डू यू हैव किड। मैंने जवाब दिया हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल तुम मुझसे मिलने आओ। और उनको ये बात पता थी कि जर्मनी में 5 साल के बच्चे को, या 4 साल की थी, मेरी 4.5 साल की थी बेटी, मैं अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ घर पे। ये अगर मैंने बच्चे को घर पे छोड़ दिया या कहीं छोड़ दिया तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं लोग। तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि तुम अपनी बच्ची को लेके आओ एडमिशन देने, मुझसे बात करने के लिए। तब उन्होंने कुछ प्रॉमिस नहीं किया, वो प्रॉमिस भी नहीं करते हैं जल्दी, कुछ प्रॉमिस नहीं किया, बोला जस्ट कम ओवर एंड टॉक टू अस, गिव अस एन इंटरव्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ्राउ विशमान करके उन लेडी का नाम था, फ्राउ विशमैन की एक बात कि अगर तुम 30 की हो और मैरिड हो और बच्चा है तो तुम बच्चे को कहाँ रखोगी, ब्रिंग हर अलोंग। और जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मेरी डॉटर के लिए एक टेबल तैयार करके रखी थी। वो लेडी, जिनका शायद अपना बच्चा नहीं था कोई, उन्होंने उसके लिए कलर पेंसिल्स ला के रखी थी, क्रेयॉन्स ला के रखे थे, और एक ड्राइंग की कॉपी ला के रखी थी, जिससे मैं अपना इंटरव्यू आराम से दे सकूं। उनका ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, मुझे अभी भी मतलब रोना आ जाता है, मैं सोचती हूँ तो उसने मेरी लाइफ की एक स्ट्रीम बदल दी। और मैंने ये सीखा कि मैं भी जब भी मुझसे होगा दूसरों के लिए ऐसा करूंगी। मेरे इंटरव्यूज हुए, और वो जो कोर्स था उसमें 6 मंथ का प्रोविजन था कि आप 6 मंथ तक पास नहीं हो पाएंगे तो आपको वापस आपके वीजा कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं, खुशी होती है मुझे कहने में कि मैं खाली पास ही नहीं हुई 6 मंथ बाद उसके फर्स्ट सेमेस्टर में,
मगर मुझे मुझे डाड करके एक स्कॉलरशिप है इंडिया की, डॉइचा एकेडमी की, तो वो डॉइच स्कॉलरशिप भी मिली। और फिर मैंने अगले 2 साल वो वहाँ पर मास्टर्स की, और वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स के साथ मैंने पढ़ाई की वहाँ पर। और उस मास्टर्स के बाद मेरा जो मैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन में काम करती थी, वहाँ से मैं ऑयल एंड गैस में मेरा काम चालू हो गया उसके बाद। तो ये 2 मेरी स्टोरी, मैंने आपको बहुत लंबी लॉन्ग फॉर्म स्टोरी सुनाई, एक मेरी पोइट्री की और एक मेरे पढ़ाई की। एक तरफ कंप्यूटेशनल अभियांत्रिकी है और दूसरी तरफ राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष। राम काव्य पीयूष और कृष्ण काव्य पीयूष बहुत लेटर स्टेज का काम है, ऑलमोस्ट इसी साल का, और ये मेरा खुद का कोई उपक्रम बड़ा नहीं है, मैं इनमें खाली सह संपादक हूँ। हम लोग 6 या 7 सह संपादक हैं जो इस किताब पे काम कर रहे हैं। ये काम है एक रामचरित भवन करके एक इंस्टीट्यूशन है जो ओम प्रकाश गुप्ता जी और उनके भाई शिव प्रकाश गुप्ता जी चलाते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं वो, राम जी पे बेस्ड है उनका काम। तो जब राम का पीयूष हम लोगों ने, उन्होंने सह संपादक बनने की बात कही, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और कृष्ण का पीयूष, जब राम का पीयूष इतना सफल हुआ, तो कृष्ण का पीयूष की बीज उसी से पड़ गया। और जो संपादन की जो टीम थी, जो इंटरनेशनल टीम है, अधिकतर बहुत से देशों से है, दुबई से हैं इसमें, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, मैं सिंगापुर से हूँ, और भारत से भी बहुत से लोग हैं। तो ये जो टीम थी वो राम का पीयूष की टीम, वही की वही टीम कृष्ण का पीयूष पे काम किया। आज एक्चुअली शाम को 2 घंटे बाद कृष्ण का पीयूष का विमोचन है। तो मतलब इससे हमको बहुत सी कविताएं दूसरे लोगों की, क्योंकि किताब मैंने ये पहली किताबें नहीं हैं जो मैंने एडिट की हैं, मैंने इसके पहले भी किताब का संपादन किया है जो मैंने खुद ही किया है अकेले। पर ये जो सह संपादन के समय मुझे जब देश विदेश से कविताएं मिली, तो मुझे जो खूबियां हैं कविताओं की वो भी समझ आई जो और लोग लिख रहे हैं, क्योंकि संपादक की नज़र से देख रही थी, प्रशंसक की नज़र से नहीं। और जो कमियां हैं हमारे लेखन में, जो भारत भर में है, जो से आए कविताएं, वो भी मुझे समझ आई कि क्या वो कविताओं में कमियां हो सकती हैं। बहुत ये जो आज का इनॉग्रेशन होगा उसके बाद ही आप देखेंगे कि आगे कुछ इसकी श्रृंखला में कुछ और कोई काव्य पीयूष निकलता है कि नहीं। एक बात इससे जो संबंधित है वो ये कि ये जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, ये एक संस्कार है, और ये आपको बचपन में मिलता है, आप इसको चाहे कितना नकार दें। और जब आप करीब करीब 35-40 साल के हो जाते हैं, तो संस्कार एक अलग रंग लेकर आप पे फिर से उदय होते हैं। आप जब जवान होते हैं तो बहुत टाइम आप संस्कारों को थोड़ा सा इधर उधर छोड़ भी सकते हैं। तो मैं उसी उम्र की दौर में हूँ, जो बचपन के संस्कार हैं अब वो बड़े जोर से बोल रहे हैं मेरे अंदर। तो ये जो काम है वो मैंने काम की तरह नहीं, खुशी की तरह ये किया है इसके अंदर। मैंने ऐसा सुना है कि जब आप देश से बाहर जाते हैं तो मुख्य रूप से आप विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ही जाते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर्स देश से बाहर जाते हैं, या कई बार लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ जाती हैं। लेकिन देश से बाहर जाने के बाद आपसे जो अपेक्षा होती है वहां के लोगों की, वो भाषा और साहित्य को लेकर होती है, और आपको कई प्रस्ताव मिलते हैं हिंदी पढ़ने पढ़ाने के या लिखन के। तो इस मामले में आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कभी कोई जेन्युइन बहुत ही लिटरेरी एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिला, ना जर्मनी में मिला, ना मुझे सिंगापुर में मिला कि यहाँ कोई बहुत ही इतना लिटरेरी वो हो कि मैं बिल्कुल हिल जाऊँ और मैं इससे बहुत प्रभावित होकर लिखूँ। नहीं, मुझे तो सिंगापुर में खुद ही क्रिएट करना पड़ा। पहले हमारे यहाँ एक हिंदी फाउंडेशन संस्था है, उन्होंने काम किया थोड़ा इसके ऊपर, पर वो एक जैसे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क था। यहाँ पर जो जब मुझे लगा कि मुझे कविता का खुद यहाँ पर एक ग्रुप बनाना है, तो मैंने खुद ही यहाँ पर कविताई ग्रुप क्रिएट किया, जिसके थ्रू हम
बहुत से कविता के कार्यक्रम करते हैं, और खासकर कोरोना काल में, क्योंकि मैं जब मुझे आपको मैंने वो जो 40 साल वाली कहानी बताई कि जब मैंने एक कविता में लिखना शुरू किया, तब जो ग्लोबल कनेक्ट मुझे मिल गया, तब मुझे हिंदी के लिए मेरे इमीडिएट नियर टू एनवायरनमेंट हो, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे आभास भी नहीं हुआ कि हिंदी का यहाँ पर कोई बहुत स्कोप है। और मैं थोड़ा-सा आपको आश्चर्य होगा कि इतने सब कुछ मार्केटिंग में होने के बावजूद थोड़ा शर्मीली व्यक्तित्व की हूँ, खासकर अपना कुछ कहना होता है तो। तो मैंने कभी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया बहुत ज़्यादा कि मैं हिंदी में बाहर क्या कर सकती हूँ। मेरा हिंदी का सारा काम सारी मेरे गुरु के लोग, मेरे जो गुरु रहे, दोस्त रहे, सब बाहर रहे जब तक कि मैंने खुद यहाँ पर कविताई जो ग्रुप है वो चालू नहीं किया, और वहाँ पर फिर हम लोगों की बहुत ही थ्राइविंग एक ग्रुप बन गया है, जहाँ हम कविताई सीखते हैं। बट मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा चले लोग, जैसे अमेरिका से अमृता, अमेरिका से ही राकेश जी जो मेरे हिंदी के काव्य गुरु हैं, भारत में व्योम जी के साथ हम लोग, एक व्योम सर हैं, उनके साथ हम कविता की पाठशाला चलाते हैं। तो हम जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, वहाँ हमें खुद ही अपनी राह बनानी पड़ी, अपने स्कूल बनाने पड़े, अपने ग्रुप्स को एडमिन करना पड़ा, अपनी रात की नींद छोड़कर अपने ग्रुप्स के लिए पोस्टर से लेकर, फ्लायर से लेकर एक्सेल शीट बनानी पड़ी, अपनी प्रतियोगिताएं करानी पड़ी। मुझे लगता है कि चाहे कितना भी बोल लें विदेश में, मगर हिंदी को लेकर गर्व बहुत कम है लोगों में। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आस-पास बहुत से लोग हिंदी पढ़ाते हैं, मगर हिंदी वाली आंटी वो बच्चे उनके मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं उनको मिलती हूँ तो मैं कभी उनसे इंग्लिश में बात नहीं करती, मैं उनसे 100% हिंदी में बात करती हूँ, जितना मुझे लगता है बच्चे समझेंगे। यहाँ तक कि मेरी मेरी बेटी का एक जोक है कि मम्मा मेरी जब फ्रेंड्स घर पे आती हैं तो चीनी को भी हिंदी में बात करती है, वो चीनी से इतनी खराब है मेरी मम्मा। ये उसका एक जोक है। तो हिंदी को लेकर जो एक गुरूर होना चाहिए, मुझे तो वो बहुत मिसिंग लगता है बाहर, बहुत मिसिंग लगता है। हिंदी बोलने वाले को हमेशा एक दोयम दर्जे का माना जाता है। इसीलिए मैंने जब ये सोचा कि जब मेरी आपको आश्चर्य होगा कि लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं, "जब यू आर सो क्वालिफाइड, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, व्हाई यू आर सो सिंपल?" उनको आश्चर्य होता है कि मैं क्यों हिंदी में बात करती हूँ, मैं क्यों इतना साधारण व्यक्तित्व रखती हूँ अपना, मैं क्यों नहीं बहुत महान और बहुत वो दिखने की कोशिश करती हूँ, एरोडाइट दिखने की कोशिश करती हूँ। मैंने जितना हिंदी पढ़ा है उससे दुगना मैंने अंग्रेजी पढ़ा है, क्योंकि मेरी जीवन यात्रा ही यही रही है। मगर मैं मैं अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कह सकती हूँ, बस सच ये है कि मुझे हर जगह अपनी ज़मीन खुद बनानी पड़ी, और उसको बनाने में हेल्प किया, जैसे पूर्णिमा बर्मन जी जैसे लोग हैं, जो शारजाह में थी उस समय, या जो इंडिया में मेरे दोस्त हैं, प्रताप जी हैं, उन्होंने एक मेरे अमेरिका में दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक दिन डाँटा और बोला कि दीदी अगर आप ऐसे ही बिना मात्रा के गीत लिखना चाहती हैं, तो जीवन भर आप फला-फला की तरह गीत लिखते रहिए। फिर आपके इंजीनियर होने का क्या फ़ायदा है? कि आपको इंजीनियर होके मात्रा गिनने में कष्ट हो रहा है। आप ये सारे लोग भारत के या विभिन्न देशों के थे जिन्होंने मुझे मेरी यात्रा में वो एक तरह से सहयात्री रहे मेरे साथ वो। मेरी बहुत इच्छा है और मेरा बहुत मन है कि हिंदी को हम किसी भी तरह ये बता सकें कि हिंदी में, अपनी भाषा में जो आदमी बोल रहा है या काम कर रहा है, वो आदमी में दुगना दुगना साहस है कि वो सबके सामने खड़ा होकर दूसरों की भाषा नहीं, अपनी भाषा बोल रहा है। जैसे अटल बिहारी में था, यूएन में जाकर उन्होंने अपनी भाषा बोली। और तो ये जो इसकी लिप सर्विस करने के लिए बहुत लोग आपको मिल जाएँगे, बहुत सारे लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों या कुछ भी हों, सब मिल जाएँगे। उनका एजेंडा है, ये उनका काम है। हमारा तो कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत इस पे काम होना बाकी है, और मुझसे किसी ने कोई भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की कि मैं हिंदी का कुछ करूँ। ये अंदर की ड्राइव है, और सहयात्रियों का कमाल है
कि उन्होंने ठोक पीट के मुझे ठीक कर दिया। आप ये सोचिए, मेरी हिंदी कविता जब 40 साल में मैंने पुनः लिखनी चालू की सीरियसली, तो उसका बीज एक तमिल मित्र के कहने से आया कि तुम्हें रोक कौन रहा है तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए। तो तमिल का यहाँ पर अच्छा वातावरण है, क्योंकि बहुत लंबा तमिल सिंगापुर में रह चुके हैं। तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। सिंगापुर में 4 राजभाषाएं हैं, अम, उसमें तमिल भी एक है। तो मलय है, इंग्लिश है और चाइनीज़ है, जिसको हम लोग मैंडरिन बोलते हैं चाइनीज़ को यहाँ। तो मैंडरिन के साथ तमिल भी एक राजभाषा है। तो तमिल का यहाँ बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं और तमिल में बड़ा अच्छा काम हो रहा है यहाँ। तो किसी दिन अगर मैं आपसे कह सकूँ कि हम हिंदी में भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज प्रवासी साहित्य एक पत्र के रूप में जुड़ गया है, यानी हमारा जो पाठ्यक्रम होता है बीए से लेकर पीएचडी तक, उसमें प्रवासी साहित्य का भी एक पत्र होता है। तो मुझे लगता है कि इस साहित्य के निर्माण में क्या घर से बिछड़ने का दर्द कारण है, या बचपन में साहित्यिक वातावरण या भाषा प्रेम है? आपकी समझ से वो कौन-कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो देश के बाहर आपके भीतर भाषा और साहित्य को जीवित रखते हैं? कि यहाँ पर मदर टंग की तरह हिंदी को भी पढ़ाया जाता है, पर हिंदी को पढ़ाना और नंबर के लिए पढ़ना एक बात है, और हिंदी से प्यार होना, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको हिंदी बोलने में गर्व होना, वो दूसरी बात है। तो उसकी मैंने आपसे बात की थी कि उसकी यात्रा अभी चल रही है। पर ये सिंगापुर में बहुत बड़ा एक हम लोगों का एडवांटेज है कि यहाँ पर बहुत से हिंदी भाषी लोग हैं और बहुत से लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एज मदर टंग, एज सेकेंड लैंग्वेज बच्चे हिंदी ले सकते हैं। तो ये सिंगापुर का एक यूनिक पॉइंट है। आपने ये जो बात की कि विदेशी प्रवासी साहित्य एक बड़ा प्रमुख विषय बन के शोध के लिए भारत में लिया जा रहा है, इसका मतलब ये कि प्रवासी साहित्य गढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। और प्रवासी साहित्य, देखिए देखा जाए तो हम सबको, जो हम सब बराबरी में विश्वास करते हैं, हम सबको देसी और प्रवासी और स्त्री और दलित, हर तरह के साहित्य के बकेट से अलग होना पड़ेगा, है ना? ये हमारा एंड गोल है। मगर जब तक वो एंड गोल नहीं मिल रहा है, तब तक हम लोग अगर साहित्य को प्रवासी साहित्य की तरह देखते हैं, और अगर आप मुझे प्रवासी साहित्यकार की तरह मानते हैं, तो भी चलेगा। तो जिसको हम एक चीज़ बोलते हैं मैनेजमेंट में कि हम लोगों को एंड गोल पता है और पर अपनी क्लियर पोजीशन समझ में है आज। तो हमको अपने जो, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, सेंस वीकनेस क्या है आपकी, तो हमको अपनी वीकनेस भी अभी पता है कि अभी तक प्रवासी साहित्य उस दर्जे पे नहीं पहुंचा है कि लोग हिंदी के जो देसी साहित्यकार हैं उनके बिल्कुल सक्षम करके साथ करके प्रवासी साहित्यकारों की बात करें। तो टॉप 10 अगर हिंदी की राइटर्स ढूंढे तो आपका उसमें 3 लोग प्रवासी हों, ऐसा आज की ऐसी स्थिति नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ने, ऑनलाइन मैगजीन्स ने, वेबसाइट्स ने हिंदी का बहुत बड़ा एक मार्केट, बाजार, पढ़ने वाले उपभोक्ता बना दिए हैं। हिंदी के अंदर मुझे लगता है बड़ी बात या बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि पढ़ने वाले बहुत हैं मगर पैसा नहीं है। तो हिंदी के जो लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रवासी हो चाहे वो देसी हो, वो केवल लेखक बन के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। आप बहुत से लेखकों से ये सुनेंगी कि जब वो कहते हैं आई एम अ राइटर, तो वो पूछते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ऐसा अंग्रेजी के साहित्यकारों के साथ तो नहीं होता। तो पहली चीज तो ये, और अगर ये देश में है तो विदेश में थोड़ा कम है। विदेश में रहकर लोग आराम से, सपोज आप एज अ स्पाउस अगर विदेश गए हैं और आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा समय मिलता है लिखने का। तो मगर जो विदेशी साहित्यकार हैं, जैसे जो भी बहुत अच्छे लेखक रहे, जैसे पूर्णिमा बर्मन जी ही है, वो विदेशी साहित्यकार की तरह ही उभरी। उन्होंने हिंदी के यूनिकोड के काम में
बहुत बड़ा योगदान किया, वेबसाइट्स पे हिंदी को लाने में बहुत बड़ा काम किया। तो टेक्नोलॉजी जब पहले वहाँ पहुँची तो वहाँ के लोगों का जब योगदान रहा, तो अनुभूति में पूरा एक प्रवासी एक पूरा कॉलम चालू हो गया, जहाँ पर कि देशांतर नाम से वो कॉलम था, जहाँ हर देश के लोगों को उन्होंने जोड़ना शुरू किया। तो ऑनलाइन मैगजीन्स का बहुत बड़ा हाथ है। पर जो बहुत अच्छे साहित्यकार होते हैं, जैसे मृदुल कीर्ति जी हैं, वो मेरी मित्र हैं, वो कहीं भी रहती, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। बस ये है कि जब आप विदेश में रहते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं वो होती हैं कि आपका सोशल सर्कल में आप टाइम अपना फिक्स कर सकते हैं कि हाँ, मेरे घर आप इतने बजे मिलने आएँ। तो आप अपने टाइम को कंपार्टमेंटलाइज़ करके अपने लेखन को सुचारू होके चला सकते हैं। पर जो जो बड़े साहित्यकार रहे हैं, जो प्रवास में रहकर जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, वो कहीं भी रहते तो वो बहुत अच्छा लिखते। जो थोड़ा बहुत साहित्य लिखते हैं, जैसे शौकिया, जिसको मैं कहती हूँ शौकिया साहित्यकार हैं, या जो पैसे देकर अपनी किताब छाप लेते हैं, वो एक नया मेरे ख्याल से ट्रेंड चालू हुआ। और क्योंकि प्रवासियों को पैसों की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत से प्रवासी साहित्यकारों ने कविताएँ लिखी और कहानियाँ लिखी और अपनी-अपनी किताबें छपवाईं। तो एक उससे भी प्रवासी साहित्य को एक पहचान मिली, एक काम मिला। तो इसमें कोई, मेरे को लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप देश से इतना दूर हैं, आपको कोई एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है लिखने का, फिर भी अगर आपने लिखा है और आप इंटरनेट पे गए हैं और आपने इतना पढ़ा है और लिखा है, तो सब कुछ उसी झोली में जा रहा है, हिंदी माता की झोली में। तो जो जाए और जिससे हिंदी का विकास हो, जिससे हमारी भाषा को बोलने में किसी को ये ना लगे कि अरे ये तो हिंदी वाली आंटी आ गई। तो बहुत मुझे लगता है जो भी है, जैसा भी है वो बढ़िया है। और जब आदमी अपने प्रोफ़ेशन में थोड़ा टाइम निकाल पाता है, तो वो सृजन की तरफ बढ़ता है। और मुझे इसमें दोनों पहलू लगते हैं। देखिए, जब आपको कुछ किसी भी जैसे आप पायलट बनना चाहते हैं, हर आदमी तो जब टाइम मिलता है जाके फ्लाइंग नहीं कर सकता, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, और फिर वो फ्लाई भी कर ले तो कुछ आवर्स के बिना वो पायलट बनेगा ही नहीं। राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे स्म्यूल पे सिंगिंग होती है, हर आदमी गायक है आज, हर दूसरा आदमी लेखक है आज। इसके फ़ायदे हैं क्योंकि आपको पढ़ने वाले इतने ज़्यादा मिल गए। गैरफ़ायदे हैं कि इतना कंटेंट है और इतना बेकार कंटेंट है कि अगर मेरे पास दिन में 300 मैसेजेस आते हैं, तो इस चक्कर में कि वो 300 हैं, मैं उनमें से 3 जो हीरे होते हैं वो भी खो देती हूँ। मगर आप ये सोचिए कि वो जो 3 हीरे हैं, वो क्या वैक्यूम में लिख सकते थे? तो जिसको लिखना है वही तो पढ़ेगा, जो लिख रहा है वो पढ़ेगा। ये जो एक विशुद्ध साहित्य प्रेम है ना, वो कम है अब। वो पढ़ रहे हैं जिनको लिखना है, कुछ हैं विशुद्ध साहित्य प्रेमी भी, पर फिर भी कम है। तो ये एक आई वुड से जिसको बोलते हैं ना कैच 22 सिचुएशन है। और साहित्य की कि कंटेंट ज़्यादा है, पर शायद उससे इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आपको लोगों की अटेंशन स्पैन, जब हम मार्केटिंग सेक्टर में बात करते हैं तो कहते हैं लोगों की अटेंशन स्पैन फर्स्ट 10 सेकंड में खत्म हो जाती है आपके बात से। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हिंदी पढ़ने के लिए किसी को अगर हम लोग प्रेरित कर सकते हैं, और अगर वो सोचता है कि अच्छा मैं कवि हूँ या मैं कहानीकार हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो चलेगा, मुझे लगता है चलने ये भी ठीक है। तो मैं बहुत इस बात के लिए मैं ही क्या, शायद कोई निर्णय नहीं दे पाएगा कि इतना जो कंटेंट आ रहा है या इतने लेखक जो बन रहे हैं, ये ठीक है हमारी भाषा के लिए या ठीक नहीं है। बस मेरा तो ये मानना है कि जितना आप लेखन करें, उसका कम से कम 10 गुना 20 गुना आप अगर पठन करें, और बिना बोले कि ओ आई एम होल्डिंग दिस बुक, या गुडरीड्स में जाकर आप अपना डाल रहे हो आई एम रीडिंग दिस, उसके बजाय आप अगर रीडिंग कर रहे हैं, तो आप शायद, आपको कहीं जाने का नहीं है। अगर आप निर्मल वर्मा के चरित्र में घुस गए हैं, तो आप शायद इंटरनेट की तरफ आना नहीं चाहेंगे उस वक़्त।
तो उस तरह एकदम जेन्युइन होकर एक यात्री की तरह आप साहित्य के साथ यात्रा करें, खूब पढ़ें, तो आपके लेखन में बहुत निखार आएगा। कई साझा संकलनों में आपकी रचनाएं हैं, जैसे स्त्री का आकाश, समकालीन गीत कोश, देशांतर की कविताएं, सूरज है रुमाल में। मैं चाहती हूँ कि इन संग्रहों के बारे में आप थोड़ी सी बात करें। देशांतर वाली जो किताब है, मेरे ख्याल से उषा राजे जी ने निकाली थी, मुझे याद नहीं है, शायद हिंदी अकादमी की है। मैंने किताब भी नहीं देखी है शायद, और ये मेरे पास ईमेल से आया था कि आप अपनी कविताएं भेज दें। उन्होंने मुझे ई कविता पे पढ़ा था। जब मैंने ई कविता पे कविता लिखनी शुरू की, तो मुझे कविता कोश के बारे में पता चला। फिर मुझे ये पता चला कि कविता कोश में आप खुद अपनी कविताएं नहीं डालते हैं, वो आपको चुनते हैं। ये मैं आपको आज से 13 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब कविता कोश का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट था कविताएं चुनने में। तो उस वक्त जो थोड़ी सी टेक्निकल हूँ, तो थोड़ी सी मुझे गोल सेटिंग की थोड़ी आदत थी। तो या मतलब कि तो मैंने अपने मन में सोचा था कि शार्दुला भाई, इतना तो आप अच्छा लिखना पढ़ना सीखे कि आज से 5-1 साल बाद आपकी कविता भी कविता कोश में हो। तो जब मैं लिख रही थी, उसके 6 महीने में ही अनिल जन्मेजय जी ने मुझे मेरी कविताएं कविता कोश के लिए मांग ली थी। तो ये बात तो हो गया था कि मैं ठीक ठाक लिखती हूँ, मुझे ये बात थी। तो मुझे लगता है इसी किसी उस प्रकरण से या कविता कोश से या ई कविता से मेरी उनको पहचान हुई और मुझसे उन्होंने कविताएं मांगी, क्योंकि तब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और मैं ब्लॉग में जाने में और किसी और प्लेटफॉर्म में जाने के समर्थन में नहीं थी। मेरा टेक्निकल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, मेरा वर्क कमिटमेंट बहुत ज़्यादा था, मेरे पास समय नहीं था। दूसरी जो किताब है, जो समकालीन गीत कोश है, वो मेरे हिसाब से शायद नचिकेता जी ने संपादित किया था। और उन्होंने कब गीत मांगे, कहाँ से उनको गीत मिले, मुझे याद नहीं है। मगर मैं आपको उसकी एक बात बताती हूँ कि समकालीन गीत कोश में शायद केवल 3 या 4 गीतकार शायद विदेशी थे। ऐसे ही जो स्त्री का आकाश है, उसमें केवल 2 गीतकार हैं, जो वो स्त्रियों जो सूरज है रुमाल में, सॉरी, सूरज है रुमाल में केवल 2 गीतकार हैं जो कि विदेशी गीतकार हैं। एक शशि पादा जी हैं जो वाकई गीत लिखती हैं, और एक मैं हूँ। और ये 40 नवगीतकारों की किताब है। ये श्वेत वर्णा प्रकाशन से आई है और शीला पांडे जी ने इसको एडिट किया है, और काफ़ी बढ़िया किताब है। ये स्त्रियां नवगीत बहुत नहीं लिखती हैं, तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो जो 40 नवगीतकार स्त्रियां हैं वो टॉप ही हैं, मैं ये नहीं कह सकती। पर मेरी पसंद की बहुत सारी इसमें, जब मैंने बाद में, जब शीला जी ने ये पब्लिश की किताब, तो मैंने देखा मेरी पसंद की बहुत सी स्त्रियां इसके अंदर हैं, और इसको मैं उपलब्धि ही समझती हूँ। तो बीच में आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसा, ऑलमोस्ट आई थिंक मैं आपको ये कहूँ कि हर महीने एक रिक्वेस्ट आ जाती है कि आप अपने गीत भेज दें और आपको कुछ भी नहीं देना, 5 किताबें खरीद ले टाइप। मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि एक तो मैं गीत लिखूँ और ऊपर से मैं, मुझ पे कोई बात आए कि आप ये दे दें, तो मुझे तो ऑलरेडी ये बहुत पिंच करता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं देखती हूँ कि टैलेंट का क्या दाम है। तो आप जब इतना अच्छा लिख सकते हैं, तो क्यों आपको कुछ अपनी अपनी किताब के लिए कुछ देना पड़े या कोई किसी शर्तों में बंधे। तो मैंने किसी भी ऐसे संकलन में कभी कुछ नहीं दिया जिसमें कि मेरे पे कोई भी शर्त हो। मुझे याद है एक एक है कोई जिन्होंने स्त्रियों पे और प्रकृति पे गीत मांगे थे, तब उनका वो सिलेक्शन था, उसमें सेलेक्ट हुआ था। एक डीआईएफ था, शायद 100 इयर्स हुए थे सिनेमा को, तब एक किताब छपी थी, उसमें भी उनका सिलेक्शन था, तो उसमें हुए। जहाँ सेलेक्ट होके चली जाएं तो चली जाएं, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी किताब में आऊं। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि एक बार जो नचिकेता जी की किताब थी, जिसमें समकालीन गीत को, जो कि बहुत बृहद किताब है गीतकारों की,
उसमें उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने लिखा कि ये गीतकार अच्छा लिख रहे हैं और बहुत खुशी है कि ये विदेश में रह के लिख रहे हैं, पर इनके सरोकार वो नहीं है जो भारत के गीतकारों के हैं। ये उन्होंने उस किताब के भूमिका में लिखा। ये बात मेरे मन को बहुत टच कर गई। मैंने बहुत सोचा इस बात पे कि क्या करना चाहिए, मुझे अपनी गीत यात्रा में क्या करना चाहिए। मैं वैसे तो कवि हूँ, श्रृंगार रस मेरा प्रधान रस है कविता में। तब मुझे ये लगा कि मुझे आगे अपनी यात्रा कैसे करनी चाहिए। फिर मैंने अपनी पठन को उस तरफ मोड़ा जो कि जिसको मैं ज़्यादा सरोकार वाला काव्य कह सकूँ। और जब आप वो पढ़ते हैं, जब आप उस तरह की बातें सुनते हैं, जब आपका ध्यान उस तरफ आप फ़ोकस करते हैं, क्योंकि आपको अपना फ़ोकस चेंज करना है, तो आपके गीत चेंज होते हैं। तो मेरे गीत उस छोटी-सी बात के कारण मेरे गीतों में एक अलग तेवर आया। मगर मैं जानबूझ के लिखना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ जो मुझे छुए ना और जो स्वतः ही मुझ पे कविता बन के ना उतरे, मैं जानबूझ के उसके बारे में रोऊँ-पीटूँ या गीत लिख दूँ। क्योंकि जिसको गीत, मात्रा, भाषा आता है, उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए गीत लिखना आसान है। पर मैं ये नकली-नकली गीत लिख के कुछ भी नहीं करना चाहती। पर जो एक फ़ोकस है, वो मेरा ज़रूर बदला और मैंने जो मैं पहले गीत लिखती थी, उससे थोड़ा बहुत मैं नवगीत की तरफ आई, क्योंकि नवगीत का जो फ़ॉर्मेट है, वो आपके सरोकार वाले गीतों के लिए ज़्यादा सही बैठता है। तो ये जो मैं ये मानती हूँ जो बड़े लोग होते हैं, उनकी एक छोटी-सी बात भी आपकी यात्रा को बल देती है। आपके अंदर इतनी अ, समझ होनी चाहिए या आपका ईगो इतना कम होना चाहिए कि आप हर क्रिटिसिज़्म को अपनी यात्रा का एक पुश लेकर उसको या अपने मोड़ समझ के उस पे चलना शुरू करें। तो वो जो नवगीतों वाले कोश में हमारी कविताएँ हैं, वो भी एक उपलब्धि ही है। और बहुत ये बात है कि मेरे पास इनमें से शायद कोई किताब नहीं है। एक किताब है जिसमें मैंने पहली बार बहुत आग्रह करने पर एक कहानी लिखी है। वो एक किताब है, वो वो भी पब्लिश हो गई है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर वो मेरी पहली कहानी है जो किसी किताब में गई है। तो ये हैं जो साझा संग्रह वगैरह है जिसमें कि मेरी कविताएँ हैं। आज से 7-8 साल पहले मेरे जो फैन्स थे, जो मुझे हमेशा पढ़ना चाहते थे, वो पूछ-पूछ के थक गए कि दीदी आपकी किताब कब आ रही है? और मैं जो आलस और मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है, तो अब इस साल कोरोना के कारण 2 साल से नहीं है ट्रैवलिंग, पर 2 साल से आयोजन बहुत हो गया क्योंकि कविताई बिल्कुल फुल ब्लास्ट, फुल स्टीम जिसे बोलते हैं चल रही है, तो बहुत मैं आयोजन करती हूँ। जब आप आयोजन करते हैं तो आपके पास अपने लिए समय नहीं होता। उसके पहले मेरा ट्रैवलिंग का ये हाल था कि मुझे खुद नहीं पता था कि अगले वीक मैं किस देश में जा रही हूँ। तो इसलिए अपनी किताब पे काम करना हमेशा मेरा रह जाता है। के अनुसार 25 देशों, 100 प्रदेशों की तकनीकी सलाहकार और वक्ता की तरह कार्यजनित यात्राएं आपने की हैं और तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में आप शीर्ष ओहदे पर कार्यरत हैं। और आज का विषय भी है पेट्रो और साहित्य का स्नेह। और मतलब ये एक सुखद संयोग भी है और विषय रखने के पीछे ये एक मंशा भी है कि स्नेह का एक पर्यायवाची तेल भी होता है। तो आपसे जो आज हमारी बातचीत हो रही है, उसमें हम लोग इस साहित्य और पेट्रो के स्नेह को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, दर्शकों के मन में, पर समय की सीमा को देखते हुए बहुत सारे सवाल हम लोग नहीं ले पाएंगे। पर एक सवाल जो विभा रानी दीदी का है वो जरूर लूंगी। वो पूछ रही हैं कि आपके भीतर मिथिला कितना बचा है, कितना आप मिथिला को आज जी पा रही हैं? मिथिला मेरे अंदर बहुत है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो वापस वो अपने बचपन को जीता है, अपनी बचपन की यादों में उसको बहुत रस मिलने लगता है। तो मिथिला, मैं मैथिली में लिखती तो नहीं हूँ, मगर मिथिला मेरे गीतों में बार-बार आता है। और उसी तरह राजस्थान जहाँ पर मैं पली-बड़ी, जो मेरा ससुराल है,
वो भी मेरे गीतों में बार बार आता है। तो मुझे मेरे गुरु कहा करते थे कि तुम बहुत यूनिक लिखती हो, क्योंकि एक ही पंक्ति में कभी तुम्हारा मिथिला भी होता है और उसी पंक्ति में मारवाड़ भी होता है। तो जो अपनी ट्रेडिशंस हैं और जो मिथिला की यादें हैं, वो सब मेरे मेरे बहुत मुझसे जुड़ी हुई हैं और लेखन में अनायास आती हैं। तो मेरी बहुत सी कविताएं कोहबर पे है, कोई गाछी पे है, बहुत सी चीजें हैं जो इन मिथिला के यादों को साकार करती हैं। और मैं मिथिला से आपको आमंत्रित कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मिथिला आएँ और हम यहाँ पर आपकी एक काव्य संगोष्ठी करवाएँ। कि जाने से पहले अपनी यदि कोई रचना आप पढ़ देंगी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कविता का शीर्षक है लिख रही तू गीत लड़की। लिख रही तू गीत लड़की, ले कलम में स्वेद भर ले। लिख रही तू गीत लड़की, ले कलम में स्वेद भर ले। छोड़ तू भाषा नयन की, कर्म का उल्लेख कर ले। आंकलन करता प्रतिष्ठित, रूप तेरा ताकते हैं। बाहरी सौंदर्य के पैमान पे तुझे आंकते हैं। तू नहीं जड़ वस्तु, तेरे माप के क्यों आंकड़े हो। तू नहीं जड़ वस्तु, तेरे माप के क्यों आंकड़े हो। प्रश्न हो तेरे नुकीले, हौसले तेरे बड़े हो। तू नहीं जड़ वस्तु, तेरे माप के क्यों आंकड़े हो। प्रश्न हो तेरे नुकीले, हौसले तेरे बड़े हो। रूप तो रेहन समय की, देह भी देयन प्रणय की। आभ तेरी भीतरी जो, राह तेरे उन्नयन की। तू खगों के साथ उठकर खींच घर में भोर लाती। जो औरतें हैं वो जिंदगी में दोगुना काम करती हैं आधा पाने के लिए, आधी अपनी पोजीशन पाने के लिए, दुगना काम। तू खगों के साथ उठकर खींच घर में भोर लाती। थपकियों की बुन दुशाला, रात में सबको सुलाती। अब तलक फिर ऊँघती क्यों, तेरे हिस्से की सफलता। काम करके दो गुना भी श्रेय एकल का न मिलता। फूल मत बन, शूल मत बन, किसी के अनुकूल मत बन। फूल मत बन, शूल मत बन, किसी के अनुकूल मत बन। कमर कस ले, पढ़ विकस ले, और वो कर जो कहे मन। और वो कर जो कहे मन। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। विभा रानी जी लिख रही हैं, आज शार्दुला ने राग राग आलाप दिया, रग रग झंकृत कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार और ढेर सारा प्यार। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सपने देखिए और उसको फिर उसकी तरफ आगे बढ़िए। बीच में सपने चेंज होते हैं, चिंता मत करिए, सबके होते हैं। कौन कौन ये सोच के चलता है कि उसे 50 साल में क्या बनना है। और आज जहाँ पर हैं वो सोचकर आप ये मत भूलिए कि अरे मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी। अगर आपके सपने में है ना, अगर आपके मन में वो बीज है तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो काम करते रहिए, बहुत मेहनत करिए, ईमानदारी, मेहनत और सपने आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और पर इंसानियत, इंटीग्रिटी जो है वो हमेशा बनी रहे तो अपने आप ही रास्ते सुलभ होते जाएंगे, अपने आप ही रास्ते बनते जाएंगे। और सपनों पर ढौक पे रखना, थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख देना या थोड़ा सा सपने चेंज कर लेना, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसके साथ साथ सभी बड़ी बिंदी को भी कहना चाहती हूँ कि बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव का कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो कृपया बाय मी ए कॉफी के लिंक पर अवश्य जाएं और कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी चाहें कॉफी अवश्य खरीद कर सहयोग करें। कि विभा ने ये जो पायनियर कॉफी रखा, मुझे उस पर इतना गर्व हुआ जब मैंने पहली बार देखा। पहली बार देख के आपको लगता है अच्छा हिंदी में कोई कह रहा है बाय मी अ कॉफी। पर ये जो बात है कि हम जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप एक इंजीनियर को, एक
सर्विस मैकेनिक को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को, सबको काम का मेहनताना देने में आप बाध्य हैं। एक कलाकार है जिसको आप खुद देना नहीं चाहते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग एकदम क्लियर रहते हैं उनके अपने विजन में। तो विभा को मैं इस पे बहुत, विभा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और विभा आपका तो बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। शार्दुला जी, आप हमारे साथ रहीं और इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।